देखो अब रैशनल नंबर है ना, पाई एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं? तो पाई का मान होता है 22/7। अब कहोगी कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये रैशनल नंबर होता नहीं है। इसका कारण क्या है? ये एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका कारण क्या है? देखो, परिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन होती है कि वह संख्या जिसको, वो जो किताब में पढ़ोगे वो तो लिखा होगा जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो परिमेय है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि वे सारी संख्याएं परिमेय होंगी जो या तो नॉन, जैसे कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन या नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, या मान लेते हैं इसमें रिपीटिंग नंबर लिख देता हूँ मैं, रिपीटिंग नंबर। ठीक, ये दोनों ही जिस नंबर के अंदर क्वालिटी होगी वो भी परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि ये भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा समझो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि जब हम उसको डिवाइड करें तो वो ख़त्म ही ना हो, जैसे 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 चलता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होगा, डिवाइड होता रहेगा। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि कोई एक संख्या के बाद जाके रुक जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि वो रुकेगा ही नहीं। और रिपीटिंग का मतलब हो गया कि एक ही संख्या, एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा। समझ में आया? तो यानी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, साथ ही साथ रिपीटिंग भी हो, तो वो सारी की सारी वो भी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैं मान के चलो ये लिखता हूँ 0.565656, ऐसे ऐसे करते जाओ इनफाइनाइट तक, तो बताओ ये परिमेय कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, रिपीट भी कर रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर मैं लिखता हूँ 0.1235 ऐसे, अब बताओ कि ये परिमेय संख्या कहलाएगी कि नहीं? अब कहोगी 1 2 3 तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, खाली 5 कर रहा है, लेकिन नहीं, एक समय के बाद ये नंबर रिपीट करना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी नंबर रिपीट करना शुरू हो जाए तो ये परिमेय संख्या बन जाती है, समझे? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.7658231462 ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक, तब ये नंबर ना, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गई। ठीक, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गई, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं? परिमेय संख्या होने के लिए दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। समझ में आएगी? तो ये वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। फिर ये परिमेय की ना श्रेणी में रख के क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या नहीं, इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो वो सारी की सारी संख्याएं, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन यहीं से निकाल के क्या बता सकते हैं कि वे सारी की संख्या, वो सारी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो क्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया अपरिमेय संख्या की? समझ में आ गया? अब इसको जो परिमेय संख्या है जो रिपीट कर रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा वो आगे बताएंगे, है ना? अभी बस मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या समझ में आ गई। और पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं है, जरा देखो, क्योंकि जब हम पाई को 22/7 को जब हम भाग करते हैं तो आता है 3.14567 ऐसे 8 2 3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब है ये है कि ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। समझ में आया? ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई? इसके बाद नोट कर ली।
देखो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक, 12 क्वेश्चंस हैं। इसमें तुमको बताना है कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है उसके सामने r लिख देना, और जो अपरिमेय संख्या है उसके सामने i लिख देना, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन, बताओ परिमेय है कि नहीं, ये वाला √3, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कैसे? देखो देखो जितने भी नॉन परफेक्ट नंबर होता है, जैसे 3 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। क्योंकि जब इसको हम रूट से हटाएंगे तो ये वैल्यू आती है 1.732, और फिर उसके बाद फिर वैल्यू चेंज होती जाती है और रिपीट भी नहीं करती है। ये तो ना तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो दोनों ही कंडीशन अपरिमेय संख्या की है, समझे? इसीलिए ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो मैं, हाँ, इरेशनल नंबर, ठीक। अब ये बताओ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो 64 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका बाहर कितना आ जाएगा? 8, और जब 8 आ गया तो नीचे 1 रख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये रैशनल नंबर है। समझ में आ गया? अब ये बताओ 1/9, अब ये रैशनल नहीं है। जब इसको भाग करते हैं तो आता है 0.11111 ऐसे आएगा, तो यानी कि ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों ही रैशनल का केस होता है, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गया? अब ये बताओ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ में साथ रिपीटिंग भी है, तो 2.253 रिपीट कर रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 9.6666 ऐसे आएगा, है ना? ठीक है, तो ये भी अब नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब ये बताओ √2, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, और जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, ठीक। ये 3 एक परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। ये भी रैशनल नंबर है। जब इसको भाग करते हैं तो ये कितना आएगा? 0.1428। ये नॉन रिपीटिंग होता है सर। 0.2 रुक गई। देखो ये जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.142857 समथिंग, समझी? तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या, यानी ये रैशनल नहीं है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन में, तो धोखा मत खाना, पहले इसको डिवाइड करके देख लेना। समझ में आया कि नहीं? अब ये वाला बताओ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि एक समय आने के बाद ये 555 रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट भी कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगी। और ये 3/6 ये तो कट जाएगा पूरा 2/1, यानी ये तो परिमेय संख्या है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अब ये देखो 1/6 होता है 0.16666 ऐसे चलता जाता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि रिपीट कर गया तो फिर रैशनल, नहीं किया तो इरैशनल। अब देखो बताओ, ये इरैशनल नहीं है क्योंकि मैंने इसके आगे डॉट डॉट बनाया है कहीं? नहीं बनाया। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जा करके रुक गया है, तो 8 0 नहीं नीचे बना सकते हम, तो ऊपर p वाली संख्या हो जाएगी, नीचे q, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गई। यानी कि मैंने बस उसको आगे अगर डॉट डॉट बनाया है तो इसका मतलब वो आगे चल रहा है, ये तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, तो कहीं भी जाके टर्मिनेट हो जाएगा तो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, ये समझ में आ गया सारे एग्जाम्पल? इतना नोट कर लो। रैशनल नंबर तो बता ही दिया हमने, है ना? तो रैशनल नंबर अभी तक की इस देखो, सबसे पहले हमने जो नंबर बताया था वो नंबर नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर। इससे बड़ा कौन सा निकला था? होल नंबर, 0 भी ऐड करके। इसके बड़ा भी नंबर आया था इंटीजर नंबर, ठीक।
और इसके बाद आया था रैशनल नंबर, ठीक। और यहीं से एक नंबर की और पहचान में आई कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर, इसलिए तो अलग ही सेट बन गया, इनका तो अलग ही बन गया, ठीक। इस पूरे नंबर और इस पूरे नंबर को मिला देंगे तो सारे के सारे दुनिया में जितने नंबर होते हैं सब कवर हो जाएगा कि नहीं। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को यूनियन कर दें, यूनियन मतलब होता है दोनों को एक में कर देना, तब एक नया नाम बनता है रियल नंबर, ठीक। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वो सारी संख्या होती है जिसके अंदर दुनिया की सारी संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। एक होता है इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के में पढ़ाया जाता है लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लिख लो। यही है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर होता है, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। देखो पहला, अब नंबर्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग रखा गया है, ठीक। जैसे पहले इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है तो पता ही होगा, जिसको 2 से डिवाइड कर दे वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। दूसरा ऑड नंबर, इसमें एग्जांपल भी लिख देता हूँ मैं, 2 4 6। अब बताओ जीरो सम संख्या के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, जीरो सम संख्या के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इवन नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे। अच्छा बताओ जीरो बनता कैसे है, जीरो को अगर हम, जीरो आया कहाँ से ये तो देखो पहले। जीरो के अंदर 2 नंबर छुपे होते हैं, एक 2 और एक 5, इन्हीं दोनों को मिला करके जीरो बनता है, समझी। तो इसके अंदर तो 2 आ रहा है, और जब 2 आ गया तो 2 से डिवाइड भी होगा, इसका मतलब जीरो भी ये क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ में आया कि नहीं, लिख लो इसको। जीरो से शुरू होगा, 0 2 4 6 8, इस तरीके से। ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या की शुरुआत होगी 1 से, 1 3 5 इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप का नंबर होता है प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, देखो अब आम भाषा में बोलें तो ऐसे नंबर्स जो खुद से कट जाएं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक। यही इसकी पहचान भी हो जाती है। वैसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी देखोगी तो एक्चुअल में डेफिनेशन ये नहीं है कि जो खुद से कट जाए वो प्राइम नंबर है। एक्चुअल डेफिनेशन होती है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं ऐसे नंबर, चाहे तो लिख लो, ऐसे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ठीक। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के अंदर 2 भी आ जाएगा और 4 से भी कट रहा है, वो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, समझी। यानी कि ऐसी संख्या जिनके अंदर सिर्फ 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। 2 3 5 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13
17, 19, 23, इस तरीके से ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अच्छा बताओ 1, अब जैसे मैं इसको देखो 2, इस 2 के मैं अगर फैक्टर करूँगा तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे? एक तो ये 2 से कटेगा और एक ये 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक, और 3 को देखो तो ये एक 3 से कट जाएगा और एक 1 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 1 से, और ये 7 से कटेगा 1 से, 11 से और 1 से, 13 से और 1 से, 17 से और 1 से। ठीक, ऊपर वाली चीज़ लिख ली हो तो मैं ऊपर मिटा दूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, इस सारे नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल रहे हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1, एक तो वो खुद और दूसरा 1, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। ठीक, तो वही डेफिनेशन में लिखा था, सिर्फ 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? अब बताओ 1 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अभी अगर मैं वो डेफिनेशन बताया होता कि जो खुद से कट जाए वो प्राइम नंबर होता है, उस हिसाब से तो ये प्राइम नंबर निकल जाता, लेकिन वो डेफिनेशन यहाँ गलत हो जाती है, क्योंकि जब 1 का जब हम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 1 ही एक ही फैक्टर मिलता है, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होने की वजह से इस डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इसमें तो एक ही गुणनखंड निकल गया है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। और 0 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 0 के अंदर अभी मैंने दिखाया था 2 और 5 होता है। ठीक, 2 गुणनखंड तो यही हो गया और एक गुणनखंड 1 हो गया। ठीक, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए इसमें, तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 2, 3, 5, 7, 11 ये चलता रहता है। और 2 नंबर एक ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो एक सम संख्या भी है। तो एकमात्र सम संख्या वाला अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होता है। ठीक, बाकी सारे भी सम होंगे। नोट हो गया इतना? इसके बाद देखो, अभाज्य के बाद देखो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो देखो, जिसके 2 गुणनखंड हैं वो तो प्राइम नंबर है, जिसके 2 गुणनखंड है वो प्राइम नंबर है, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट कहलाएंगे। यानी इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। संयुक्त नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। अब जैसे मान के चलो मैंने 6 लिख दिया, तो ये बताओ प्राइम है कि कंपोजिट है? ये कंपोजिट होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा, समझी? तो इसके कई सारे गुणनखंड बन जाएंगे, इसलिए ये 6 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ में आया? अब इसे मैं लिखता हूँ 35। ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 35 से भी कट जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। इसको लिखना चाहो लिख लो, मैं नीचे मिटा रहा हूँ। ये प्राइम और कंपोजिट समझ में आ गया? अब 5वां टाइप का नंबर देखो, को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। देखो, इसमें भी प्राइम नंबर का ही गुण होगा कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं कि 12 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताओ,
12 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, लेकिन 12 के फैक्टर करेंगे तो 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा और 12 भी बनेगा। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है। ये प्राइम नंबर हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मान के चलो इसी के साथ लिख देता हूँ 19 लिख दिया, ठीक। अब मैं पूछता हूँ कि चलो 19 प्राइम नंबर है ना, चलो 19 प्राइम नंबर है, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं भी लेता मैं, चलो 12 लिया और कोई ऐसा नंबर यहाँ, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं 25 रख देता हूँ, ठीक। देखो अब देखो ये वाली चीज़ प्राइम नंबर नहीं थी, ठीक, लेकिन जैसे ही 19 के संपर्क में आई, यानी 19 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 19 और 12 में कुछ कॉमन दिखेगा? कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। जब भी कोई नंबर दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम हो जाए तो वो दोनों नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं, समझी। अब जैसे 19 के रिस्पेक्ट में 12 प्राइम हो जाएगा और 12 के रिस्पेक्ट में 19 प्राइम हो जाएगा, ठीक। और 19 वैसे भी अपने में भी प्राइम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर प्राइम निकले, ठीक। हो सकता है दोनों कंपोजिट नंबर हो और दोनों के आपस में कोई रिलेशन ना हो, यानी कुछ भी कॉमन ना हो, तब भी वो एक दूसरे का को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, देखो ये 12 है, ये भी को प्राइम नंबर है और 25 भी को प्राइम नंबर है, सॉरी 12 कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक। इसमें इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर आएंगे और इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, ठीक। जैसे मान के चलो इसमें 1 आया और इसमें 5 आ गया, 25 आ गया, ठीक। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 और 6, 12, इसके इतने सारे फैक्टर्स हो गए। 1 को छोड़ देते हैं, 1 को नहीं लेते, को प्राइम में 1 को नहीं लेते। अब देखो इसके और इसके और इनके बीच में कुछ भी ऐसा कॉमन नंबर दिख रहा है जो एक दूसरे को काट दे? नहीं। तो 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 12 के रिस्पेक्ट में 25 एक प्राइम नंबर हो गया। 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 25 के रिस्पेक्ट में 12 प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही नंबर को को प्राइम नंबर कहलाया जाता है। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम हो जाते हैं तो उन्हें को प्राइम कहा जाता है, ठीक। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जो एक दूसरे के सापेक्ष प्राइम अभाज्य होती हैं, इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है, ठीक। बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।